Hello everyone, welcome to Diplomacy of UPSC. Welcome to the editorial discussion of the Indian Express newspaper. आज का डेट है 8 अगस्त 2026 और आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स आए हैं विल लुक अपॉन दोज आर्टिकल्स. Those articles are very important from the perspective of GS पेपर मेंस एज वेल एज द प्रीलिम सिलेबस. ठीक है, सो आज हम बेसिकली दो आर्टिकल देखेंगे. वन आर्टिकल is related to the NFSA Act 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट लाने को प्रपोज की है. सो उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल के दो ऑथर से द्वारा कोट किया गया है. विल लुक अपॉन दोज आर्टिकल्स. इसके अलावा इंडिया का जो हैवी डिपेंडेंस है ऑन चाइना और इंडिया का स्ट्रैटेजी है इज टू डाइवर्सिफाई द इम्पोर्ट्स. सो डाइवर्सिफाइंग इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. सो उससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल आया, सो विल ऑल्सो लुक ऑन दोज आर्टिकल. उसके अलावा हम जिस भी आर्टिकल को पढ़ेंगे उसको विल ऑल्सो कंपेयर विद द सिलेबस ऑफ यूपीएससी कि यूपीएससी के कौन से जीएस पेपर में उस सिलेबस का लिंकेजेस है. इफ़ रिक्वायर्ड विल ऑल्सो सी द जीएस पेपर मैपिंग. मतलब जीएस पेपर मैपिंग तो हम हर एक आर्टिकल में करेंगे. As such news mapping वो करेंगे. Key issues will look upon it. Any important facts and data that is given in the article will see the way forward जो कि हम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकें. एथिक्स का जो एंगल है दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप 2026 के प्रीलिम्स पेपर में देखो तो एथिक्स के ऊपर 3 क्वेश्चंस आ चुके थे. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो. ठीक है, इफ़ कोट्स एनी रिक्वायर्ड विल ऑल्सो सी प्रीलिम्स पॉइंटर अगर कुछ उससे निकल सके तो. मेंस एनरिचमेंट के लिए तो काफ़ी सारे पॉइंट्स निकलेंगे तो हम उसके ऊपर भी टच अप ऑन करेंगे. एंड देन फाइनली द कंक्लूजन्स. मतलब विल डू इन अ होलिस्टिक मैनर कि किसी भी तरीके से एक आर्टिकल से आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाओ और अपने आंसर्स को इनरिच कर पाओ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. इस एक्ट के अंडर में जो हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इसमें से अराउंड 80 करोड़ पॉपुलेशन को ऑन अ मंथली बेसिस गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन दिया जाता है. ठीक है, सो द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग दैट वो इस एक्ट के अंडर में अमेंडमेंट लेके आएगी. एंड दिस एडिटोरियल आर्टिकल इज रिगार्डिंग क्रिटिसाइजिंग दिस अमेंडमेंट. दीज आर दी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स. अभी तक इस अमेंडमेंट्स को लाया नहीं गया है बट ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट है. जब एक बार इसे लाया जाएगा देन विल गेट एवरी सिंगल डिटेल्ड ऑफ इट. एट प्रेजेंट इट इज़ अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट. सो इसके ऊपर में एडिटोरियल के जो ऑथर्स हैं उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया है दैट इट विल अफेक्ट द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे दैट हाउ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के अंदर में देयर इज हेल्थ एंड देयर इज ह्यूमन रिसोर्सेज. इन दो टॉपिक्स के अंदर में जो फूड सिक्योरिटी की वजह से इन दो टॉपिक्स के ऊपर जैसे हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं. सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 2. इसके अलावा जीएस पेपर 3 में पावर्टी, डेवलपमेंट इश्यूज, फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के हिसाब से भी एज वेल एज जीएस पेपर 4 में सोशल इक्विटी, जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ वल्नरेबल. So this topic is very important from the perspective of UPSC mains examination as well as prelims. ठीक है, so what are the proposed amendments? सबसे पहले तो ये propose है, अभी ये पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस होगा. डिबेट्स एंड डिस्कशन जो भी होना है वो उसके ऊपर होगा एंड देन इट विल बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. और फिर जो ड्यू प्रोसेस में ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा एंड देन इट विल बिकम एन एक्ट आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, एट प्रेजेंट जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है उसके बारे में हम बात करें तो ये शिफ्ट है पर कैपिटा इंटाइटलमेंट पे टू पर हाउस होल्ड इंटाइटलमेंट. पहले जो अनाज मिलता था लोगों को वो पर कैपिटा के हिसाब से मिलता था. व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा? मतलब पर इंडिविजुअल बेसिस. अब जो है इसको चेंज करके पर हाउस होल्ड इंटाइटलमेंट्स किया जाएगा. ठीक है, इसके अलावा देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज. आप समझिए देखो कि हमारा पॉपुलेशन रफली 140 करोड़ है.
इसमें से 80 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं, दे रिसीव द बेनिफिट। क्या इतने ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है? बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये क्रिटिसाइज़ किया गया है दैट ऐसे भी बहुत सारे बेनिफिशियरीज़ हैं जो इन लूपहोल का फ़ायदा उठाकर ऐसे बेनिफिशियरीज़ बन जाते हैं, बट दे आर फाइनेंशियली साउंड, और उसके बाद आफ्टर मार्केट में इन चावल को या फिर दाल को सेल ऑफ किया जाता है। सो ये एक लूपहोल है, एक लीकेज है इस तरीके के प्रोग्राम में। इसको रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, वो भी इस अमेंडमेंट में प्रपोज्ड है। इसके अलावा 35 केजी से 7 केजी का रिडक्शन, जो कि अराउंड 80% का रिडक्शन हो जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा है। जो ऑथर्स हैं इसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसके अलावा लोअर फाइनेंशियल बर्डन फॉर द सेंटर, मतलब ये जो है, इस तरीके की रिडक्शन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके ऊपर जो बर्डन है वो तो कम होगा, लेकिन जो फूड सिक्योरिटी है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्म करेगा, क्योंकि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, आज भी इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है ना? तो उस कंडीशन में जो सफ़रर्स हैं वो वल्नरेबल सेक्शंस ही होंगे। सो अब ऑथर्स बताते हैं कि क्यों ये अमेंडमेंट हार्मफुल है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि पहले 35 केजी मिलता था पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से, अब उसको घटा करके 7 केजीज़ पर मंथ किया जाएगा। सो ये 80% का रिडक्शन है। ये सिवियरली इम्पैक्ट करेगा फूड इनटेक को। पहले एक पर्सन को 35 केजी का अनाज मिलता था, अब उसको रिड्यूस करके 7 केजी कर दिया जाएगा। तो आप देखो तो सीधे 80% का रिडक्शन हुआ ना। सो ये किसको इम्पैक्ट करेगा? फूड इनटेक को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा पर हाउसहोल्ड अप्रोच इज़ अनजस्ट। स्मॉलर हाउसहोल्ड में जैसे एल्डरली कपल्स हो गए या फिर सिंगल वुमेन, डिसेबल्ड पर्सन, ये वेरी लिटिल और नो ग्रेन वाले हाउसहोल्ड्स हैं। इनके यहाँ पर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेड विनर तो होते नहीं हैं। सो ये जो पर हाउसहोल्ड वाला कंसेप्ट है ये एक तरीके से बहुत ही अनजस्ट होगा। ठीक है? ऑल्सो ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं इसको इग्नोर कर रहे हैं, सच एज विडोज लिविंग अलोन। अब एक फैमिली का डेफिनेशन क्या होता है, इसको गवर्नमेंट ने अभी तक तो अपने एक्ट में डिफाइन नहीं किया है। अब अगर ये पर हाउसहोल्ड वाले डेफिनेशन के ऊपर चलेंगी तो क्या एक सिंगल महिला अगर वो अकेले रह रही है तो क्या वो हाउसहोल्ड की कैटेगरी में फिट होंगी? अगर डेफिनेशन के हिसाब से है तो सही है, अदरवाइज़ उनको फिर क्या, उनको फिर अनाज नहीं मिल पाएगा। सो ये एक तरीके से अनजस्ट हो गया। एल्डरली कपल्स, क्या उनको इस फैमिली के ग्रुप में, हाउसहोल्ड के ग्रुप में कैटेगराइज़ किया जाएगा? दैट इज़ डिबेटेड टू बी सीन। डिसेबल्ड पर्सन विदाउट सपोर्ट, ये जो वल्नरेबल सेक्शंस है दे वुड बी द वर्स्ट हिट बाय दिस अमेंडमेंट्स। ठीक है? Wage disparity between the peons and the chowkidars. Equal pay but unequal work. Reducing peon's salary while keeping the chowkidar's pay is unjust and demoralizing. Clear? So what is the impact on the ground? फूड सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे आज के समय पर जो इकोनॉमी है उसका। फूड सिक्योरिटी की वजह से जो गरीब लोग हैं उनको अब खाने के अलावा अपने लाइवलीहुड के बारे में वो ज़्यादा सोच सकते हैं। उनको पता है दैट एक सर्टेन अमाउंट में जो ग्रोसरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलेगी। ठीक है? सो वो बाकी के अपने बचत के सेविंग्स को वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन में, हेल्थ में या फिर अपने बिजनेस में, ताकि वो एक अच्छा लाइवलीहुड को जी सके। बट अगर इन सारे अमेंडमेंट से जो हमें दिख रहा है वो ये है कि फूड इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ेगी। इसकी वजह से जो पुअर हाउस होल्ड है, पहले वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एजुकेशन या फिर हेल्थ या फिर अपने लाइवलीहुड में, उसके ऊपर रिडक्शन आएगी। ठीक है? मैल न्यूट्रिशन जो है और हेल्थ का आउटकम्स ये भी बिगड़ेगा। जैसे यहाँ पे 35 टू 7 केजी का रिडक्शन। ठीक है? ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इसकी वजह से क्या होगा, लोगों का जो फूड इनटेक है वो कम होगा, उसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन के इश्यूज आएंगे। तो ये जो अल्टीमेट बोझ है किसके ऊपर पड़ेगा? द होल एक्सपेंडिचर वुड बी ऑन द पॉकेट ऑफ द पुअर। सो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो फूड के ऊपर बढ़ेंगे। इसकी वजह से जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर ये बढ़ेगा। दिस इक्वली अमाउंट्स टू डीपनिंग ऑफ द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, और सोशल एक्सक्लूजन इसका एक अल्टीमेट फैक्टर होगा। ठीक है?
इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है सोशल जस्टिस का, वो भी अंडरमाइन होगा, बट ये बहुत ही लॉन्ग फेस्ट, हम इस पॉइंट्स को अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं, बट ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। क्लियर है? एट प्रेजेंट ये सिर्फ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है। एक बार डिबेट्स एंड डिस्कशन से बाद जो भी बिल अगर पास हो जाए तो हमें इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स मालूम पड़ेंगी। नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि ये है क्या। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। मैंने आपको बताया कि अराउंड 80 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन, 80 करोड़ तो पहले ही किसी का पॉपुलेशन जनरली बहुत सारे कंट्रीज़ का होता नहीं है, ठीक है? हम उससे ज़्यादा पॉपुलेशन को हर महीने फूड सिक्योरिटी गारंटी कर रहे हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। लेट मी ज़ूम इट फर्दर। हाँ, इसमें जो फूड ग्रेन्स हैं, वो सब्सिडाइज़्ड रेट्स में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स में मिलती है। इसमें लीकेजेस के भी इश्यूज़ हैं, बट उन सबको बहुत हद तक आधार की वजह से एज़ वेल एज़ बायोमेट्रिक की वजह से सॉर्ट किया गया है। अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं इसमें, बट ओवरऑल ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। ये जो है इसका जो कवरेज है, ये 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इसको कवर करता है, एज़ वेल एज़ 50% ऑफ द जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको भी कवर करता है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल जो व्हीट है, वो ₹2 पर केजी के हिसाब से मिलता है गरीबों को, ₹3 पर केजी के हिसाब से राइस मिलती है, ₹1 पर केजी के हिसाब से दालें मिलती हैं। तो ये सारे जो सब्सिडाइज़्ड फूड ग्रेन्स हैं, ये फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट भी इस ये एक्ट जो है ये इंश्योर करता है, अप टू रुपीज़ 6000 प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है। चाइल्ड न्यूट्रिशन आईसीडीएस स्कीम के अंदर में ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो चिल्ड्रन है, उनका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर रहे। नाउ वी विल सी द स्टैटिक लिंकेजेस कि ये जो फूड सिक्योरिटी का जो इतना बड़ा इशू खड़ा हो रहा है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 में ये लिखा गया है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज़ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी तक तो बहुत अच्छा काम हुआ था। 2013 के एक्ट के द्वारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही थी इससे और न्यूट्रिशन भी इंश्योर हो रहा था। बट क्या एक्चुअली में न्यूट्रिशन इंश्योर हो रहा था? दैट इज़ अ डिबेटेबल थिंग। बट हाँ, अगर इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम चल रहा है, इट इज़ बेनिफिटिंग द सोसाइटी। सो ये डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 47 वी कैन कोट राइट टू फूड। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 के जजमेंट में कहा कि राइट टू फूड जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सो स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी होती है दैट वो इंश्योर करे कि हमें खाने का जो अधिकार है, राइट टू फूड, सब्सिडाइज्ड फूड हो गए या फिर अफोर्डेबल फूड्स हो गए, ये हमें मिल सके। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल नंबर 2, ये ज़ीरो हंगर को प्रपोज़ करती है, एक्सेस टू सेफ, न्यूट्रिशियस एंड सफिशिएंट फूड फॉर ऑल, ठीक है? इसके अलावा पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी फूड सिक्योरिटी इज़ एन एसेंशियल। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट या फिर पॉवर्टी रिडक्शन इसके लिए एक एसेंशियल पार्ट होता है, ये अपना फूड सिक्योरिटी, ठीक है? नाउ अब हम देखेंगे कि जो फूड सिक्योरिटी है, ये बाकी सारी चीज़ों से कैसे इंटरलिंक है। जो फूड इन्फ्लेशन है, ये सबसे ज़्यादा किसको इफ़ेक्ट करेगा? बेसिकली कोई भी अगर आपदा आती है, इफ एनी डिज़ास्टर इट कम्स और एनी प्रॉब्लम कम्स इन द सोसाइटी, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं उससे दे आर द पुअर। पुअर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का रैंक आप देखो तो उसमें सबसे मतलब वन ऑफ द वर्स्ट है। 125 कंट्री से रैंकिंग होता है और उसमें इंडिया का रैंक 111 है। दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट, ठीक है। अब ये रैंकिंग भी डिबेटेबल है। गवर्नमेंट कहती है कि ये रैंकिंग के जो मेथडोलॉजी है दैट इज़ नॉट गुड, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है बिकॉज़ आप देखो जो भी कंट्रीज़ हमारे से बहुत आगे हैं, बट वहाँ पर वॉर चल रही है, वहाँ पे खाने को हम उनको डोनेट करते हैं, बट फिर भी वो फूड सिक्योरिटी या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे से आगे रहते हैं।
सो इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग, बट एट प्रेजेंट अगर हमें डेटा कोट करना है, सो इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज, जो लेटेस्ट इंडेक्स 2023 में प्रोड्यूस हुआ था उस हिसाब से। जैसा मैंने आपको बताया, एनएफएसए के बेनिफिशियरीज मोर देन 80 करोड़, और एट प्रेजेंट 81.35 करोड़ जो हैं वो हैं। यूएन फूड समिट 2021 में हुआ था, और इंडिया ने उसमें कमिटमेंट किया दैट दे विल इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू इट्स पॉपुलेशन। कोविड-19 का इम्पैक्ट, ऑल्दो आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज़ कोविड-19 बहुत ही ओल्ड टॉपिक हो चुका है। एथिक्स एंगल कैसे है? जस्टिस में, बिकॉज़ अगर हम पुअर को राइट टू फूड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ रियली अनजस्ट, ठीक है? इक्विटी, अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर सिमिलरली प्लेस्ड ग्रुप्स सच एज़ प्रीम्स वर्सेस चौकीदार, जो हमने देखा, ये वायलेट करता है इक्विटी को। कंपैशन, पॉलिसी मस्ट कंसर्न फॉर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है? वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं? दैट पर कैपिटा एंटाइटलमेंट जस्टिस और इक्विटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है? मतलब जो हम रिडक्शन कर रहे हैं 35 केजीज़ से 7 केजीज़ को, दैट इज़ जस्ट अनफेयर और अनजस्ट। तो इतना हायर रिडक्शन नहीं होना चाहिए। ऑल्सो क्वांटिटी को रिड्यूस करने से बेटर है डिलीवरी सिस्टम को इंश्योर करना कि वो कैसे इम्प्रूव हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस फैमिली में एक ब्रेड विनर नहीं है, या फिर उस फैमिली में एक विडो है, या फिर एल्डरली कपल है, और डिसेबल्ड पर्सन है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ मैकेनिज़्म्स ला सकती है जिससे कि जो होम डिलीवरी ये फूड ग्रेन्स की है, होम डिलीवरी, ये इंश्योर हो सके, ठीक है? इसी को ये होम डिलीवरी का जो कंसेप्ट है, ये कुछ स्टेट्स में स्टार्ट भी हुआ था, बट आज से समय पर इसका बहुत ही लार्जर इम्प्लीकेशन जो है वो ज़रूरी है, लार्जर एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। हमें पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, वीक नहीं करना है, और इसके अलावा हमें न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिक्योरिटी करनी है। ये सिर्फ हम कार्ब्स को प्रमोट ना करें, वी ऑल्सो प्रमोट द गुड फैट्स, वी ऑल्सो प्रमोट द प्रोटीन रिच फूड्स। सो इसको भी इंश्योर करना हमारा ज़रूरत है, बिकॉज़ फूड सिक्योरिटी जो है ये प्रिविलेज नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट भी हमें ये गारंटी करता है। एनी डाइल्यूजन, जो भी अगर थोड़ा भी डाइल्यूजन अगर एनएफएसए में हुआ, ये पुअरेस्ट को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। गोल हमारा होना चाहिए कि इंक्लूसिव हो, जस्ट हो, न्यूट्रिशन सेंसिटिव पॉलिसी हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक सर्टेन सेक्शंस को इम्पैक्ट ना करे, बट ये एक लार्जर गोल को कैटर करे, ठीक है? अगर हम कुछ कोटेशन अगर इसमें डालना चाहें, तो महात्मा गांधी का एक कोट है दैट द रियल इंडिया लिव्स इन द विलेजेस, और विलेजेस एट प्रेजेंट जो सबसे पुअर होते हैं वो विलेज में ही होते हैं। सो हमें अपने विलेजेस से ध्यान रखना है। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा एक कोट है दैट कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है? So this was everything about the National Food Security Act. The next one is import diversification. Import diversification, China, because China is our biggest importer. So ये न्यूज़पेपर आर्टिकल उसको कंसर्न कर रहा है, दैट कंसर्न्स देर आर कंसर्न्स ओवर द राइजिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना फॉर डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बियॉन्ड मेयर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब जो हम इंपोर्ट्स को, जो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर एक मैप भी होगा, लेट मी सी। मैप तो नहीं है, हाँ, बट ये पाई चार्ट है। अब देखो तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो 14.5% चाइना का है। अगर हम इस 14.5% को हम डाइवर्सिफाई करके दूसरे कंट्रीज़ को भी हम दे दें, सो इससे हमारा कैसे बेनिफिट होगा? सो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल इज़ कंसर्निंग दैट कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। हमें दूसरे चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट कैसे है? लेट अस सी द सिलेबस मैपिंग। जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, एज वेल एज जीएस पेपर 4 में एथिकल गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरीके से है? बिकॉज वट एवर
पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, उसका जो अल्टीमेट जो इम्प्लीकेशन है, वो ऑन द ग्राउंड सबसे पुअर जो होते हैं, उनके ऊपर दिखता है। सो इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन फॉर दिस टॉपिक, ठीक है? एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो लेट अस स्टार्ट। गिव मी अ मोमेंट। चाइना के साथ के ऊपर में जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है, इसको डाइवर्सिफ़ाई करने की ज़रूरत है। इंडिया के पास अधिकार है कि वो इम्पोर्ट्स को डाइवर्सिफ़ाई कर सके और जो ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना है, इसको रिड्यूस कर सकें। बट क्या डाइवर्सिफ़िकेशन एक ओनली सॉल्यूशन है? द आंसर इज़ नो। डाइवर्सिफ़िकेशन से होगा क्या? आज हम ₹100 का सामान जो चाइना से खरीद रहे हैं, 100 की जगह हम 50 से खरीदेंगे, बट बाकी का 50 को हम दूसरी कंट्रीज़ को दे देंगे। बट हमारा जो गोल होना चाहिए, वो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होना चाहिए, कि हम जो अपने मैन्युफैक्चरिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकें कि हमें बाहर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंस होने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स को रिड्यूस कर सकें, जिससे कि एक लॉजिस्टिक जो हर्डल इंडिया में एक्सपीरियंस किया जाता है इंडस्ट्रीज से द्वारा, वो चेंज हो सके। पॉलिसी में हम अपनी जो इनकंसिस्टेंसी है, इसको रिड्यूस करें और अल्टीमेटली हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से बूस्ट करें, ये रियल इश्यूज हैं रादर दैन डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज नेसेसरी, बट वो जो सॉल्यूशन देगा वो एक लिमिटेड सॉल्यूशन ही होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, व्हाई इट इज नॉट इनफ। देखो, importing from multiple countries still means outflow of foreign exchange and exposure to external shocks. Let me explain. मान लो हम 100 रुपए का सामान चाइना से खरीद रहे हैं। अब हम उसको रिड्यूस करके 50% हम चाइना से खरीदने लगे एंड 50% लेट्स से हम वियतनाम और ताइवान या फिर जापान से मिला करके खरीद रहे हैं। तो अगर हम पहले जो 100 रुपये हम चाइना को पे कर रहे थे, हम उसको फॉरेन करेंसी में पे कर रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो रुपया था वो बाहर जा रहा था। अब इस नए वाले सिनेरियो में क्या होगा, ₹50 हम चाइना को देंगे, वो भी हम फॉरेन करेंसी में देंगे और ये जो बाकी का ₹50 वियतनाम, ताइवान एंड जापान को दे रहे हैं, ये भी हम फॉरेन करेंसी में दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, क्या ओवरऑल कुछ चेंजेस आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। पहले भी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो सिमिलर था और ये डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको हम लोग सीएडी भी बोलते हैं, ये हमारा बरकरार ही रहेगा। हमें अगर अपने रुपए को मजबूत बनाना है तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम करना होगा, बट डाइवर्सिफिकेशन से कम तो कहीं से नहीं हो रहा है। सो फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो है, उसको रोकने के लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो क्या इससे कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है इंडिया की? द आंसर इज़ नो। ह्यूमन रिसोर्स आज के समय इंडिया के पास सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बट जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हम कैपेसिटी है अपने लोगों की, वो बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं और कैपेसिटी बिल्ड नहीं होने के कारण यूथ जो है वो जॉबलेस हैं। क्या इससे जॉब्स बन पा रही हैं? आंसर इज़ नो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, हम मैन्युफैक्चरिंग तो बूस्ट नहीं कर रहे हैं, सो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनेंगे। इसके अलावा हमें फोकस करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, कि किस तरीके से हम हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इसको कम कर सकें। पोर्ट के ऊपर में जो इनएफिशिएंसीज है, आज के समय पर हम मेगा पोर्ट्स के ऊपर बना रहे हैं, बट मेगा पोर्ट्स आर नॉट इनफ बिकॉज वो काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में बन रहे हैं। पोर्ट्स हमारे पास जितने एग्जिस्टिंग हैं, उसके ऊपर में जो इनएफिशिएंसी है, इस सब इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट भी आया था, दैट जो हमारे पोर्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है। सो हमें उसको एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है? सो पोर्ट इनएफिशिएंसीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कंटेनर्स बाहर से आते हैं शिप से और वो काफ़ी दिनों तक पोर्ट पे ही खड़े रहते हैं बिकॉज़ ऑफ द लॉक जैम, और क्योंकि वहाँ पे जो लॉजिस्टिक है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो हमें उस एफिशिएंसी पे ध्यान देना है।
पुअर कनेक्टिविटी की वजह से जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। इसके अलावा पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप, आज के समय पर इंडिया में पिछले 12-13 सालों से वी हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, बट फिर भी हमने ये विटनेस किया है कि जो पॉलिसी है उसमें फ्लिप फ्लॉप बहुत ही हद तक देखे गए हैं, है ना? सो उन सारी चीज़ों को भी हमें देखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर फ्रीक्वेंट चेंज होंगे ट्रेड के पॉलिसीज़ में, सो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसको डिस्करेज करता है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने प्लानिंग इंडिया को लेकर के बहुत ही पॉजिटिवली नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ उनको ये डाउट रहता है दैट इन फ्यूचर द पॉलिसीज़ माइट चेंज और उनका जो पैसा है वो फँस सकता है इंडिया में, और दे विल नॉट अर्न अ गुड इनकम और अ गुड रिटर्न फ्रॉम दैट मनी, ठीक है? इसके अलावा टैरिफ हाइक की वजह से कॉस्ट पुश हुई है, ठीक है? जैसे कि प्रोटेक्टिव टैरिफ, ये डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ को हर्ट करता है एंड कंज्यूमर्स को हर्ट करता है। आज के समय पर जो यूएस हमारे ऊपर रिपीटेड टैरिफ्स लगा रहा है, 100% टैरिफ की बात चल रही है यूएस के पार्लियामेंट में, दैट जो भी कंट्रीज़ रशिया से ऑयल खरीद रही हैं उनके ऊपर में 100% टैरिफ लगाया जाएगा, और उसमें जो इंडिया है, इंडिया भी शामिल है। सो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, कंज़्यूमर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। जो चीज़ें हैं वो महँगी हो जाती हैं। जो कंपनीज़ यूएसए में सेल कर रही हैं, उनके जो सेल है वो डाउन होती है। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का जो प्रॉफ़िट है वो हिट होता है, लाइवलीहुड जो वर्कर्स की होती है वो अंडरमाइन होती है। ठीक है? नाउ लेट अस सी सम ऑफ द डेटा। हम टोटल इंपोर्ट जो चाइना से करते हैं दैट इज़ रफली अराउंड $101 बिलियन, जो कि अराउंड 14.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स है, और हम सेल कितना करते हैं, अराउंड $15 बिलियन, ठीक है? सो आप देखो तो टोटल जो ट्रेड डेफिसिट सिर्फ चाइना के साथ है वो 85 बिलियन का है। दैट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। मतलब हम चाइना से सामान तो 101 बिलियन का खरीद रहे हैं, बट हम सिर्फ 15 बिलियन का बेच रहे हैं। सो 85 बिलियन डॉलर जो है, वो तो हर साल इंडिया से सिर्फ फ्लो हो रहा है बाहर की ओर। इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। की इम्पोर्ट्स हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से चीज़ों में, मशीनरी से चीज़ों में, एपीआईज़ में, सोलर सेल्स, केमिकल्स, इन सारी चीज़ों का जो मैक्सिमम इम्पोर्ट है ये चाइना से इंडिया की ओर आता है। इसके अलावा जो इंडिया का जो फ़ोकस है, ये डाइवर्सिफ़िकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा है। सो हम जो है अब इम्पोर्ट्स अपना वियतनाम के साथ, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूएई के साथ बढ़ा रहे हैं। बट जो रॉ मटेरियल है एट प्रेज़ेंट उसका कोई अल्टरनेटिव चाइना के अलावा हमें दिखा नहीं है। ठीक है? सो अभी भी डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको समझाया इज़ नॉट द मेजर सॉल्यूशन, इट कैन बी यूज्ड एज़ अ टेम्परेरी मेजर, बट हमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट इक्वल टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है? सेम डिपेंडेंसी डिफरेंट सोर्स। आज हम डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं कौन-कौन सी चीज़ों से? लेट अस यू नो टेक अ लुक ऑन इट। हम डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं बिकॉज़ हमें अपने करंट अकाउंट डेफ़िसिट इसको कम करना है। इससे अलावा चाइना के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है इसको रिड्यूस करनी है। रिड्यूस क्यों करनी है? बिकॉज़ आवर रिलेशनशिप विद द चाइना इज़ नॉट वेरी गुड। चाइना के साथ हमारा बहुत बार स्टैंड ऑफ हो चुका है। 1962 का वॉर देख लो, 67 का स्टैंड ऑफ देख लो, डोकलाम देख लो, लद्दाख देख लो। सो बहुत सारे इश्यूज़ हैं चाइना के साथ। सो इन सभी की वजह से हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम करना चाह रहे हैं। बट हम अपना डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर तो बढ़ा रहे हैं ना। वी हैव द सेम डिपेंडेंसी बट ऑन अ डिफरेंट सोर्स। सो इट इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है? हम रूट कॉज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। Protectionist measures may have limit. Raising tariff or imposing curb may have short-term relief, but can raise cost and invite retaliation. हम क्या कर सकते हैं कि जो चाइना चाइना की जो इम्पोर्ट्स हैं, चाइना के इम्पोर्ट्स के ऊपर हम टैरिफ लगा सकते हैं। बट इन टैरिफ को अल्टीमेटली पे किसको करना होगा? कंज्यूमर्स को करना होगा, इंडियन कंज्यूमर्स को करना होगा। सो हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है।
जिससे कि हम कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकें अपने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जो इंडस्ट्रीज़ है वो आपस में कम्पीट कर सकें फॉर बिकमिंग बेटर एंड बेटर, ठीक है? लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के ऊपर हमें ध्यान देना है। स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट को इंश्योर करना है जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसका ट्रस्ट इंडिया के ऊपर बढ़ सके। व्हाट शुड इंडिया फोकस अपॉन? आत्मनिर्भर भारत 2.0 स्लोगन से हमें हटकर हमें डीप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और डीप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मेक इन इंडिया बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बट इसमें डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को बढ़ाना है और जो डीप मैन्युफैक्चरिंग है, बिग मैन्युफैक्चरिंग है, इसको बढ़ा करके अपने इम्पोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इसको रिड्यूस करना है। और हमें अपने एक्सपोर्ट्स को पुश करना है जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना है, हमें अपने पोर्ट्स के एफिशिएंसीज को बढ़ाना है। जो ना रोड्स हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज एज वेल एज लॉजिस्टिक्स पास बन रहे हैं, इसके ऊपर में हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट लाने की ज़रूरत है। स्टेबल ट्रेड पॉलिसीज चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं उनका ट्रस्ट इंडिया के ऊपर बढ़ सके। ट्रेड एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है, बट विथ प्रूडेंस। एफटीएस शुड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ऐसा ना हो कि जो एफटीए से होगा क्या कि जो बाहर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज है वो अपना सप्लाई इतना ज़्यादा हमारे कंट्री में बढ़ा देगी कि जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या हमारी डोमेस्टिक कंपनीज ये compete ही ना कर पाए। सो हमें ये भी इंश्योर करना है कि एफटीए का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर में ना आए, ठीक है? स्टैटिक लिंकेजेस की बात करें, सो बीएपी को हमें कम करने की ज़रूरत है ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स हैं फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। हम टैरिफ बैरियर के ऊपर नहीं जा सकते, ऑल्दो जो यूएसए कर रहा है हमारे साथ 100% टैरिफ, दैट इज़ अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ, बट वो डब्ल्यूटीओ का पार्ट ही नहीं है। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, ही कॉल्स डब्ल्यूटीओ एज अ रोग ऑर्गेनाइजेशन। सो उस डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स भी ये इंश्योर करते हैं कि हमें ट्रेड बैरियर्स की तरफ नहीं जाना है। वे शुड गाइड व्हाट शुड बी इम्पोर्ट एंड व्हाट शुड बी एक्सपोर्ट। हमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाना है जिसकी वजह से हमारा जो डिपेंडेंसी है इसके ऊपर ये कम हो सके। ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपना इंटीग्रेशन जो है इंडिया को ये बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्फैंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, टेम्प्रोरी प्रोटेक्शन जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अगर ज़रूरत है वो देने की ज़रूरत है, बिकॉज एट प्रेजेंट हमारी इंडस्ट्रीज़ इतने केपेबल नहीं है कि वो किसी भी शॉक को या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिसरप्शंस आ रही हैं उनकी वजह से उनका प्रॉफिट हिट हो रहा है, उनको वो अकेले झेल पाए। सो गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप अप और उनको टेम्प्रोरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, इसका ये डिबेट है, ये हमेशा चलते रहेगा कि हमें क्या अपने ग्लोबलाइजेशन की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए और वी शुड बिकम नेशनलिस्टिक इकोनॉमिकली। सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स जिसको हमें अडिबेटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो आप? दैट सेम चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस किया वही सारी चीज़ें होंगी वे फॉरवर्ड में भी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जिसमें हम लैग कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, फार्मा हो गई, एपीआई, सोलर, डिफेंस, केमिकल्स। डिफेंस में तो हमारा जो इम्पोर्ट्स जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छा है एट प्रेजेंट। पिछले आप कई सालों से आप देखो तो ये ऑन अ रेगुलर स्केल बहुत ही हाई वैल्यू के साथ जंप कर रहा है हमारे डोमेस्टिक डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ठीक है? हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है, इनोवेशन के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, रेट टेपिज़्म या फिर जो रेट टेपिज़्म, एक बहुत ही फेमस लाइन है। लेट मी राइट इट फॉर यू। रिप्लेस रेड टेपिज़्म विथ रेड कारपेट, ठीक है? हमें जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स को हमें ये रेड कारपेट के साथ वेलकम करना है, रेड टेपिज़्म के साथ नहीं। अगर कोई प्रपोज़ल्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर के आता है, सो वो पॉलिसी पैरालिसिस में ना फँस करके रह जाए, वो भाई-भतीजावाद के बीच में फँस करके ना रह जाए, बल्कि वो
रेड कारपेट के साथ हमारे को ईज़ी क्लियरेंस मतलब ज़ीरो मतलब उस तरीके की चीज़ें के साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाते हुए हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारे से हो सके अपने बिज़नेसेस को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ सके, हम वो उठाएँ ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ सके और जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, वो इंडिया के ऊपर बढ़ सके। हमें हमारे वर्कफ़ोर्स को अपस्किल करने की ज़रूरत है। रीजनल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेशन इंडिया को अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है एंड सस्टेनेबिलिटी और रिलायंस रेजिलियंस के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमें जो सप्लाई चेन को बनाए वो रोबस्ट हो, वो कोई भी शॉक झेलने को तैयार हो, वल्नरेबिलिटी टू ग्रेटर शॉक्स ये रिड्यूस हो सके हमारा। टैरिफ के ऊपर में ओवर रिलायंस से क्या क्रिटिसिज्म है, अदर इफ इन केस क्वेश्चन आ जाए यू विल हैव सम पॉइंट्स सच एज ये इनपुट कॉस्ट जो है ये इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर में ही बढ़ा देती है बिकॉज वी टेक मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम थ्रू इंपोर्ट्स। सो इनपुट कॉस्ट जो है इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो बढ़ जाती है। ठीक है, रिटेलिएटरी मेजर्स फ्रॉम द पार्टनर कंट्रीज, अगर हम किसी के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो वो भी हमारे ऊपर लगा सकते हैं। सो इस तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है दो कंट्रीज के बीच में ये बिगड़ सकती है। इट में हर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज और वो हमारे ऊपर में टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं और ये जो है ये कॉम्पिटिटिवनेस गैप को एड्रेस नहीं करती है। सो दीज आर दी मेजर कंसर्न्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल। दैट वाज द एडिटोरियल एनालिसिस। डाइवर्सिफिकेशन को हमने डिस्कस किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को हमने डिस्कस किया, उसमें अमेंडमेंट्स के ऊपर में। So this is the end of this video. If you like the video, thank you so much for being patient till the very end of this video. Study hard, study well, और जो भी आपका डाउट्स है फील फ्री टू आस्क इट और मैं ट्राई करूँगा डेट आई क्लियर योर डाउट्स एज ईजियर एज आई कुड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। थैंक यू।